बाल से नाखून, शरीर के किसी भी हिस्से से स्पेसिमेन उठा लो, डीएनए स्ट्रक्चर नहीं बदलेगी। वैसे ही दुनिया के किसी भी कोने से एक पर्टिकुलर मटेरियल को उठा लो, उसका रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। सो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज द कोर प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, जिसको हम डीएनए, मटेरियल की डीएनए बोल सकते हैं। बायोलॉजी टीचर के पास जाके ये सब मत बोलना, उनका हार्ट अटैक आ सकता है और मैं किसी के मौत की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मान लो कि तुम एक क्राउडेड रोड पे जाने की कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ तुम नहीं, बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं और वो भी उसी रास्ते पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें क्या होगी, इसमें बहुत सारे कॉलिशंस होगी एंड कॉलिशंस ज्यादा होने की वजह से तुम्हारी फ्लो कम हो जाएगी। और फ्लो कम होने को हम फिजिक्स के टर्म में क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो धक्का मुक्की की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगी, फ्लो कम होगी। तो सोचो, अगर ऐसा रास्ता बहुत लंबा होगा ना, तो तुम्हें थाउजेंड्स कॉलिशंस को सामना करना पड़ेगा एंड तुम्हारा जो फ्लो है ना वो और भी कम हो जाएगी। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे लिए नहीं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी एप्लीकेबल है। मान लो ये किसी भी कॉन्डक्टिंग मटेरियल या कॉन्डक्टिंग वायर के थ्रू बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगी, एक दूसरे के साथ लाखों करोड़ों कॉलिशंस करेगी एंड कॉलिशंस की वजह से क्या होगी, उसके थ्रू फ्लो कम होगी। अगर वैसा कंडक्टर बहुत सारे लंबा होगी ना, तो कॉलिशंस और भी ज्यादा होगी। मतलब लेंथ बढ़ने के साथ साथ ऑब्वियसली लेंथ ऑफ द कंडक्टर, द रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब फ्लो घटेगी। और फ्लो घटने का मतलब क्या, रेजिस्टेंस को बढ़ना। तो जितना लंबा होगा कंडक्टर उतना ही ज्यादा होगी रेजिस्टेंस। वैसे ही एक दिन उस क्राउडेड रोड पे चलते चलते तुम्हें बहुत गुस्सा आ गया और तुमने क्या किया, एक बुलडोजर को हायर किया, जेसीबी को हायर किया और उनको कहा कि एक काम करो, इस रास्ते के साइड में ना जितने भी सारे मकान है, जितने भी सारे बिल्डिंग्स है, सबको एकदम मिटा दो और मिटा के जो रोड है ना उसको वाइड बना दो, बहुत एक्सटेंडेड बना दो। तब क्या होगी, सोचो, अगर ये वास्तव में संभव है तो रोड चौड़ा हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगी, फ्लो आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत सारे लोग आसानी से चल पाएंगे उस क्राउडेड रोड से, है ना। तो अगर हम एरिया को एक्सटेंड करेंगे, यानी बिल्डिंग्स, मकान सबको मिटा के अगर हम एरिया को एक्सटेंड करेंगे तो तब क्या होगी, फ्लो बढ़ेगी। और फ्लो बढ़ने का मतलब रेजिस्टेंस घटेगी। तो एरिया क्रॉस सेक्शन के साथ जो रेजिस्टेंस का जो रिश्ता है ना वो इनवर्स प्रोपोर्शन। मान लो किसी भी कॉन्डक्टिंग वायर, अगर वो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, भाई साहब ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन में बोल रहा हूं ना, ये टोटल सरफेस एरिया और कार्व सरफेस एरिया भी नहीं है। अगर मान लो किसी भी वायर जो है वो सिलेंडर है ना, और उस सिलेंडर को हम ऐसे छेद करेंगे तो हर एक हिस्सा जो निकल के आएगा उसको ही हम कहेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये कैसा होगा, सर्किल। सर्किल एंड यू नो द एरिया ऑफ दैट सर्किल इज पाई आर स्क्वायर। तो किसी भी टाइप्स के क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होगी, पाई आर स्क्वायर, याद रखना। तो क्या सीखा, एरिया बढ़ने के साथ साथ फ्लो बढ़ेगी और फ्लो बढ़ने का मतलब रेजिस्टेंस घटेगी। तो रेजिस्टेंस के साथ एरिया का कैसा रिश्ता, इनवर्स प्रोपोर्शन। अब तक दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हम। लेंथ बड़ा होने में क्या होगी, फ्लो कम होगी और फ्लो कम होने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो लेंथ के साथ रेजिस्टेंस का कैसा रिश्ता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट एरिया क्रॉस सेक्शन अगर बड़ा होगी तो क्या फ्लो ज्यादा होगी, फ्लो ज्यादा होने का मतलब रेजिस्टेंस घटेगी। तो एरिया क्रॉस सेक्शन के साथ रेजिस्टेंस का कैसा रिश्ता, इनवर्स प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन को हम रेसिप्रोकल के रूप में लिखते हैं। अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा ऐसा, इस प्रकार कुछ, प्रोपोर्शनल एल बाई ए। क्योंकि देखो न्यूमरेटर में कौन है, लेंथ, एंड डिनोमिनेटर में कौन है, बोलो, एरिया। एंड यू नो कि प्रोपोर्शन को इक्वल करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करनी चाहिए। एंड फॉर दिस केस दैट कांस्टेंट टर्म है रो, सो रो इनटू एल बाई ए। ऐसा कि ये कोई गुब्बारा या बैलून नहीं है, इसको हम कहते हैं रो, इसका मतलब होता है रेजिस्टिविटी। एंड यू नो वन थिंग, रेजिस्टिविटी ना कोर प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। मैं तो ये कहता हूं कि रेजिस्टिविटी को ऐसा समझो कि डीएनए ऑफ द मटेरियल। हाँ, बाल से नाखून, शरीर के किसी भी हिस्से से स्पेसिमेन उठा लो, डीएनए स्ट्रक्चर नहीं बदलेगी। वैसे ही दुनिया के किसी भी कोने से एक पर्टिकुलर मटेरियल को ले लो, उसका रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। बट वन कंडीशन इज देयर, दैट इज टेम्परेचर को कांस्टेंट होना चाहिए। कि अगर टेम्परेचर में कोई परिवर्तन होगी तो रेजिस्टिविटी में भी परिवर्तन हमें दिखाई देगी। क्योंकि तुम लोग जानते हो कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर्स के थ्रू फ्लो करती है ना, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होगी, करोड़ों लाखों कॉलिशंस बढ़ जाएगी। और कॉलिशंस जितना बढ़ेगी फ्लो उतना ही कम होगी, और फ्लो कम होने का मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का एक डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ने में रेजिस्टिविटी बढ़ेगी और टेम्परेचर घटने में क्या होगी, बोलो, कॉलिशंस कम होगी। कॉलिशंस कम होने की मतलब फ्लो बढ़ेगी और फ्लो बढ़ने का मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी घटेगी। तो इनवर्स रिलेशन, सॉरी डायरेक्ट रिलेशन, टेम्परेचर बढ़ने में रेजिस्टिविटी बढ़ेगी और घटने में घटेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर को हम घटाएंगे तो रेजिस्टिविटी भी घटेगी। अब तुम देख सकते हो रेजिस्टिविटी के साथ किसका रिश्ता है, बोलो, रेजिस्टेंस का ना। तो रेजिस्टिविटी बढ़ने में रेजिस्टेंस भी क्या होगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी ना मेरे भाई। और रेजिस्टिविटी कम होने में क्या होगी, रेजिस्टेंस भी
कम होगी। सो इट्स अ रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का। तो मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है ना इज लाइक डीएनए ऑफ द मटेरियल। बायोलॉजी टीचर के पास जाके ये सब मत बोलना, उनका हार्ट अटैक आ सकता है और मैं किसी के मौत के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। क्या सीखा हम लोगों ने? कांस्टेंट टेम्परेचर में दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल को उठा लो, हर एक मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। मतलब इंडियन कॉपर ले लो, ऑस्ट्रेलियन कॉपर ले लो, अमेरिकन कॉपर ले लो, धरती के किसी भी कोने से किसी भी जगह से कॉपर को उठा लो, अगर टेम्परेचर हम फिक्स रख देंगे ना तो हर एक जगह के कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या निकाल के आएगी? बराबर रहेगी। क्लास 12 में जाके तुम्हें पता चलेगा कि रेजिस्टिविटी कौन कौन सा बातों पे डिपेंड करती है। इस फॉर्मूला है 2m/n² टाउ का। ये लोग सोच रहे हैं टाउ क्या चीज होती है? टाउ का मतलब होती है मेरे दोस्त रिलैक्सेशन टाइम। इसका मतलब दो कॉलिशंस के बीच वाला जो टाइम है ना उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और भी एक चीज है जिसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ, यानी दो कॉलिशंस के बीच वाला जो लेंथ होती है ना, एफर्ट जो लेंथ होती है उसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। तो इन इतने सारे चीजों पे डिपेंड करती है कौन? रेजिस्टिविटी। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि इट्स अ डीएनए ऑफ द मटेरियल। तो मोटा मोटा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है मेरे भाई। तो किसी का मन में ऐसा कुछ डाउट अभी भी है? नहीं सर ये तो नहीं होना चाहिए, रेजिस्टिविटी का तो हम सेम कर सकते हैं। तो भाई साहब मैं एक बात बोलूंगा, मैं तुम्हें 10 kg आयरन दे दूंगा, तुम एक काम करो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज करके ना उसको गोल्ड में कन्वर्ट करके मुझे वापस दे दो। हाँ मुझे पता है केवीसी खेले बिना मैं रातों रात करोड़पति बन सकता हूँ, इतना मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तब क्या सीखा? कभी भी अंडर एनी कंडीशन दो मटेरियल की रेजिस्टिविटी बराबर नहीं हो सकती है। हाँ रेजिस्टेंस दो मटेरियल के लिए बराबर हो सकती है, क्योंकि रेजिस्टेंस सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर पे नहीं बल्कि लेंथ एंड एरिया पे भी डिपेंड करती है। बट रेजिस्टिविटी ना कभी भी एक्सटर्नल पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करती, रेदर इट डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक स्ट्रक्चर और द इंटरनल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करती है। ये किसी भी दो अलग मटेरियल्स के लिए रेजिस्टेंस बराबर हो सकती है बट रेजिस्टिविटी कभी नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने दो एग्जांपल लिए हैं। जैसे कि देखो मान लो कि आयरन एंड कॉपर दो अलग अलग टाइप्स के मटेरियल्स लिए हैं हम। जैसे कि हम लोगों ने क्या बात की थी, रेजिस्टिविटी अंडर एनी कंडीशन बराबर नहीं होगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो मान लीजिए कि मान लो भाई साहब रेजिस्टिविटी कभी ना इस 2 3 वैसे नहीं होती, वो तो हमेशा 10⁻⁻8 10⁻�9 इस ऑर्डर पे आती है। लेकिन मैं चीजों को समझाने के लिए, आसान करने के लिए मान लिया कि आयरन के लिए जो रेजिस्टिविटी है ना वो 2 एंड कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है वो है 3 एंड लेंथ मान लो आयरन के लिए जो वायर लिया था मैंने उसका लेंथ था 10 मीटर, जो एरिया क्रॉस सेक्शन थी उसको मैंने मान लिया था कि 4 मीटर स्क्वायर। अगर हम इसको वैल्यू रखेंगे रेजिस्टिविटी के फार्मूला में, सॉरी रेजिस्टेंस के फार्मूला में, तो रेजिस्टेंस आयरन के लिए क्या निकल के आया? 5 ओम। एंड सिमिलरली कॉपर के लिए जितने जो भी वायर लिए हैं उसके लिए लेंथ लिया है 15 मीटर, एरिया क्रॉस सेक्शन है 9 मीटर स्क्वायर। कॉपर में भी अगर हम रेजिस्टेंस इतने भी सारे वैल्यूज रखेंगे तो रेजिस्टेंस क्या निकाल के आया? 5 ओम। क्या सीखा तुमने इस फॉर्मूला से? कि रेजिस्टेंस किसी भी अलग अलग मटेरियल के लिए बराबर हो सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस एक्सटर्नल डायमेंशन पे निर्भर करते हैं, लाइक लेंथ पे, एरिया पे। बट अंडर एनी कंडीशन रेजिस्टिविटी कभी भी बराबर नहीं होगी। यानी कॉपर और आयरन दोनों का रेजिस्टिविटी अंडर एनी कंडीशन बराबर नहीं होगी मेरे भाई। नॉट ओनली फॉर कॉपर एंड आयरन, किसी भी जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं ना, हर एक एलिमेंट के लिए रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी, याद रखना। मतलब मटेरियल सेम तो रेजिस्टिविटी सेम, मटेरियल अलग अलग तो रेजिस्टिविटी अलग अलग। रेजिस्टेंस मे और मे नॉट बी इक्वल। समझ में आया? सो लेट्स टॉक अबाउट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। जैसे कि अगर हम इसके रेजिस्टिविटी को लिख पाएंगे तो वैसे देखो ना, क्या इसमें कौन है? एल बाई ए। ये एल बाई ए लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा इसको तो ये बनेगा ए बाई एल, और आर तो वैसे ही था पहले से ही। अगर हम इसके यूनिट लिखेंगे तो एरिया के लिए क्या होती है बोलो? एरिया के लिए यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेंथ के लिए क्या होगी? मीटर। एंड रेजिस्टेंस के लिए एसआई यूनिट ओम, दैट वी हैव ऑलरेडी लर्नड। मीटर ने एक मीटर को मार दिया तो यूनिट बन गया ओम इनटू मीटर। सो मेरे दोस्त रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या निकल के आया? ओम इंटू मीटर। एंड ऑब्वियसली दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। कभी कभी ऐसे भी सवाल को मैं समझा सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मान लो अगर हमने जो भी एरिया क्रॉस सेक्शन लिए है ना उसको हम लोगों ने लिए हैं 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ को भी हम लोगों ने लिए हैं 1 मीटर। इन दैट केस क्या होगी? रो बन जाएगी 1/1 इंटू आर इक्वल्स टू आर। यानी रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकली, ऑब्वियसली दोनों अलग अलग चीज है, न्यूमेरिकली रेजिस्टिविटी किसके साथ बराबर होगी? रेजिस्टेंस के साथ। अंडर व्हाट कंडीशन? अगर हम लोगों ने लेंथ को लिए हैं 1 मीटर एंड एरिया क्रॉस सेक्शन को लिए हैं 1 मीटर स्क्वायर। शायद ये समझ में आ गया होगा।